अगर आपको लगता था कि मेरे को एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी मिल गई, अच्छे पी में मिल गई, तो मल्टीबैगर मिल गया, तो आपको गलत लगता था। अगर आपकी कंपनी में आरओई नहीं है और ये सभी हैं, तब आपकी कंपनी एक मल्टीबैगर नहीं, चलती फिरती टाइम बम है जो कभी भी जीरो हो सकती है। हाँ बिल्कुल। कैसे, ये आप समझेंगे आरओई और आरओसी को समझने के बाद। आप इस वीडियो से ये तो जानेंगे ही कि आरओई आरओसी क्या है और ये कैसे एक कंपनी को मल्टीबैगर बनाती है या बैंकरप्ट करती है। साथ ही में आप जानेंगे कि कितना आरओई कितना आरओसी सही है, कहाँ तक सही है। और आपको एक हिंट दूँ, ये ग्रोथ जैसी नहीं है कि जितना हो बढ़िया है, चलता है, ले लो। नहीं, इसका एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद सब चंगासी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले समझने से कि आरओई और आरओसी है क्या। देखें, ये दोनों एक कंपनी का मार्जिन बताती है, प्रॉफिट मार्जिन बताती है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो एक अधूरा नंबर होगा। उसमें कंपनी चीज़ों को फज कर सकती है, झूठा दिखा सकती है, या वो झूठे हो भी सकते हैं। जैसे हो सकता है कि डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% हो, 1.5% हो, वो अपने सामानों को 1.5% से ज़्यादा में नहीं बेचती हो, मगर आरओई 14% हो। कैसे, उसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हो, ऐसे टर्नओवर रेशियो, समझ रहे हैं। या फिर कोई कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा हो, 60%, 100%, 150%, मगर उसके बाद के खर्चे जो रिसर्च में करती है, जो वो डिस्ट्रीब्यूशन में करती है, जो वो मार्केटिंग में करती है, वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसके एम्प्लॉय के सैलरी बहुत ज़्यादा हो, या कोई मिसलिनियस एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो, तो उसका आरओई अपने आप कम हो जाए, 7%, 6%, 3%। तो आरओई आरओसी आखिर में प्रॉफिट मार्जिन ही है, मगर प्रॉफिट मार्जिन का एक छटा हुआ रूप, एक शुद्ध रूप, एक बेहतर रूप क्यों जरूरी है, उससे पहले थोड़ा मैथमेटिक्स जान ले। आरओसी का फॉर्मूला है ईबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या लेंगे, टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, कितना डेप्थ है और कितना साल का खर्चा है, वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर इसको हम एक एग्जांपल से कहें तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख, कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है और उसके कार का खर्चा 9 लाख। अब 9 लाख में उसका तो कार ही है, अब 1 लाख का उसका पेट्रोल का भी खर्चा है, तो टोटल कैपिटल स्पेंड दिस ईयर हुआ 1 लाख, एसेट हुए 9 लाख, 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख, और मान लें कि 1 लाख और लिया है, तो अब टोटल कंपनी का कैपिटल स्पेंड हुआ 11 लाख। और 11 लाख में अगर कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट करती है तो 9% का उसका आरओसी हुआ, और 2 लाख प्रॉफिट करती है तो 18% का आरओसी हुआ। एक तरीके से प्रॉफिट मार्जिन ही है, मगर यहाँ पे कंपनी का कोई सैलरी का एम्प्लॉय नहीं देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसको और भी जो चीज़ें होती हैं एक कंपनी लेवल में वो सब नहीं करने हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी सेम होगा और आरओसी भी सेम होगा। मगर वो एक ओला जैसी कंपनी होती, नाइका जैसी कंपनी होती, जिसको इसके बाद मार्केटिंग में खर्चा करना है, तो गेम कुछ और होता, माइनस में चले जाता शायद आरओसी, शायद नहीं, चले ही जाता। आरओई क्या होता है, कंपनी ने हमसे शेयर होल्डर से या फिर कोई भी अपना प्राइवेट इक्विटी बेचकर ही 10 लाख रुपए जुटाए, तो उस कैपिटल में जो उसने लोगों से उठाया, किसी भी आदमी से, किसी भी फर्म से उठाया, उसमें वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है साल में। 10 लाख का कर रही है 10 लाख के कैपिटल में तो 100% का आरओई, 15 लाख का कर रही है 10 लाख में तो 150% का आरओई। आरओई और आरओसी है क्यों, दो अलग नंबर की क्या ज़रूरत अगर दोनों प्रॉफिट मार्जिन पे ही बात करते हैं तो। आरओसीई वर्सेस आरओई कौन सा बेहतर है और कब क्या इस्तेमाल करें। देखें, आरओसीई के न्यूमरेटर में जो कैलकुलेशन होता है वो टैक्स और इंटरेस्ट को दिए बिना होता है, और आरओई के न्यूमरेटर में जो कैलकुलेशन होता है वो टैक्स और इंटरेस्ट को देने के बाद होता है। एक अंतर ये हुआ। अब न्यूमरेटर में आरओसीई के डेप्थ होता है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और आरओई के डिनोमिनेटर में डेप्थ नहीं होता मगर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट होता है। तो इससे क्या अंतर आता है, क्या स्पेशल चेंज आ जाता है। देखें, एक इससे जो अंतर आता है वो ओवरऑल आरओसी हो जाता है एसेट बेस्ड रेशियो,
एसेट को कैसा इस्तेमाल करती है, उसको कोई पैसा दिया जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल करेगी। मैं आपको 100 रुपये दूँ और आप 100 रुपये से कितना कमा सकते हैं, बस कमा सकते हैं कितना, और वो करना है उसमें ये सब नहीं, टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है, खर्चा करना है, नहीं, सिर्फ कितना कमा सकते हैं, आपका एफिशिएंसी कितना है, और आरओई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो जाती है, घर कितना ले जा सकते हैं अच्छे से, ऐसा कहें। मतलब एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में तो अंतर समझ रहे होंगे, शब्दों की कमी पड़ गई मेरे पास, मगर समझ जाएं। एक एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी का। अब इसमें क्या होता है, जो कंपनी हैवी डेप्थ में होती है उसमें भी आरओसी और आरओई एक अंतर डालता है। जैसे बैंक, ये बहुत लेवरेज्ड होते हैं, 1:10 के रहते हैं, 10 टाइम्स लेवरेज्ड रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आरओसी डेप्थ को लेकर चलती है, लेवरेज को लेकर चलती है, मगर इंटरेस्ट को इग्नोर कर चलती है, उस डेप्थ के खर्चे को इग्नोर कर चलती है। और डेप्थ को इग्नोर करती है मगर इंटरेस्ट को लेकर चलती है। यानी 1000 रुपीज़ का जो मेरे कैपिटल को कर देगा 1100 रुपीज़, वो रहेगा डिनोमिनेटर में आरओसी के, वहीं आरओई के डिनोमिनेटर में मेरा कैपिटल रहेगा सिर्फ 100 रुपये, और ऊपर में मैंने जो कमाया, मान लीजिए 110 रुपये, अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना है ना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, वो रहेगा आरओसी के न्यूमरेटर में, मगर आरओई के न्यूमरेटर में रहेगा टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का साइज़ बढ़ जाता है आरओसीई में, और आरओई में कम रहता है, मगर इंटरेस्ट और टैक्स के बाद रहता है। तो ये जो 10 टाइम का अंतर आ जाता है उसमें, बेस में, डिनोमिनेटर में, वो 10 टाइम का अंतर आरओसीई में किसी भी बैंक में नहीं आता, क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है। तो आप देखेंगे इससे क्या होता है, कोई भी बैंक या फिर हैवी डेप्थ कंपनी स्टॉक का आरओसी कम हो जाता है, बैंक का, एचडीएफसी बैंक का भी दिखाता हूँ उदाहरण, और आरओई बढ़ जाता है। अगर उसका इंटरेस्ट और टैक्स 0 रहता तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाता, क्योंकि अंतर यहाँ पे उतना का आ जाता है। जल्दी से उदाहरण दिखा देता हूँ, प्रूफ देखें। प्रूफ, एचडीएफसी बैंक का आरओसी है 7.51 का और आरओई है 14.5 का। आपके दिमाग को इतना मैथ्स जो मैं डिनोमिनेटर आपको इमेजिन कराया होगा, और कितने लोग भग गए होंगे उतना मैथ्स सुनकर, बिना कॉपी पेन के, मतलब मेंटल मैथ्स कराया आपको, तो तकलीफ़ हुई ना आपको, मेरे को भी हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये तकलीफ़ आपको ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं एक एडिटर ले सकूँ। लाइक करें वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर आपको लोड कम पड़ेगा और मेरे को भी। थोड़ा प्रमोशन के बाद कितना आरओई और कितना आरओसी सही है। और एक नॉर्मल कंपनी में क्या देखें, नॉर्मल कंपनी में यूनिलीवर है या कुछ है, उसमें आप आरओई देख लें, ठीक है, और कोई अंतर तो आएगा नहीं, सेम ही रहेंगे लगभग वैसे कंपनियों में। आरओई ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये टैक्स के साथ है, और टैक्स एक खर्चा है, वापस नहीं मिलता है। मगर जो हैवी डेप्थ कंपनी है उसमें आप दोनों देखें, उसके अंतर से आपको अंदाज़ा होगा। और कंपेयर करें तो आखिर में जो कंपेयर करें तो वो आरओई से करें। तो अभी जानते हैं कि आरओई जरूरी क्यों है। देखें, जब एक कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है और डेप्थ लेना चाहती है, और अगर उस कंपनी का आरओई बहुत कम है, इतना कम है कि वो आरओई उसका इंटरेस्ट का जो कॉस्ट होता है, डेप्थ का जो कॉस्ट होता है, इक्विटी का जो कॉस्ट होता है, उसी से कम है, तो एक्सपेंशन कैसे करेगी। मतलब आपके पास 100 रुपये हैं, आप इसको अगले साल 200 करना चाहते हैं। अब आपके पास जो कैपिटल कमा रहे हैं इस साल 100 रुपये से जो कमा सकते हैं, उसी से ग्रोथ करेंगे पहली बात। तो वो कैसे होगा, आप 100 का 200 करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते, आपकी आरओई है 10%। तो आपके पास कितना हुआ, 110 रुपये। तो आप 110 में फिर 90 रुपये का लोन लेंगे, और 90 रुपये का आपको इंटरेस्ट पड़ा मान लो 12 रुपये, जो औसतन उसको कोई भी बैंक देगी उतने में ही, 12 रुपये, 11 रुपये, 12-13% में। तो उसका प्रॉफिट से, आरओई से, वो डेप्थ माइनस होगा, और वो फिर उस साल 200 रुपये जो उसका टोटल कैपिटल था उसमें अर्निंग करेगी 10% का, 200 में 10% 20 रुपये का, यानी 20 रुपये का। तो वो हो जाएगा 20 रुपये जो टोटल प्रॉफिट है। मगर आरओई में हम इंटरेस्ट को माइनस कर कैलकुलेट करते हैं, तो
जो 11 रुपये हमने उदाहरण के लिए मान लिया इंटरेस्ट 90 रुपये में, उसको हम माइनस करेंगे 20 रुपये से, तो प्रॉफिट हो जाएगा 9 रुपये। अब यहाँ पे जब कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट 100 रुपये कैपिटल से ऑपरेट कर रही थी तो 10 रुपये कमा रही थी। अब जब इसने चाहा कि ये 200 रुपये से ऑपरेट करे तो उल्टा ये नुकसान में चले गई। यही एक चीज़ है। इसी के लिए हम ROE को देखते हैं, कितना ग्रो कर सकती है, कितना कैपिटल कमा सकती है और कितना एफिशिएंट है, इन 3-4 चीज़ों के लिए। अब ये कंपनी जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी उतना ज़्यादा शिकस्त में फंसेगी और कसेगी अपने आप को। और ऐसा जब होता है तो ये तो 1 साल हुआ, अगले साल फिर, दूसरे साल फिर, तीसरे साल फिर, चौथे साल फिर, डेप्थ इसका बढ़ते जाएगा, डेप्थ का इंटरेस्ट इसका बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट आएगा नहीं, ROE और माइनस में जाता जाएगा और माइनस में जाता जाएगा, और डेप्थ फिर बढ़ता चला जाएगा, ROE को माइनस में ले जाएगा, प्रॉफिट को काटेगा कंपनी के, और कंपनी को शायद एक दिन बैंकरप्ट कर दे। तो यही वोडाफोन आइडिया के साथ भी हुआ। और इसलिए एक बेंचमार्क ROE इतना होना चाहिए। ROE आमतौर पर एक स्टेबल ही नंबर होता है, कभी कभार बदलता है, बिजनेस मॉडल के कारण होता है ROE इसलिए स्टेबल होता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो कंपनी साल में हर साल बदलती नहीं है। मगर अगर किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर के कारण उसका ROE कम होता है और वो इसी चक्कर में लोन के फंसती है तो वो बहुत खतरनाक होता है, लोन और ग्रोथ के। वैसे कंपनियों से सावधान, वो एक गड्ढा है जो आपके पैसे को चूस लेगा, सक कर लेगा, वहाँ नहीं जाना। तो कितने ग्रोथ में कितना पी, कितने ग्रोथ में कितने ROE में कितना पी सही है। देखें, ROE एक समय के बाद आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही, यानी अगर 10-20%, 12%, 13% जो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट है लोन का, उससे 7-8% ज़्यादा ही, यानी 20-22 के बाद उतना चिंता का बात नहीं होता ROE। मगर अगर उसके बाद भी कंपनी उससे ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती है जितना उसका ROE है, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि ये फिर एक बॉटलनेक बनाएगा और कंपनी को लोन लेना होगा और ग्रोथ करने के लिए। और इससे क्या होगा कि उसको लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा जो उसका मार्जिन को काटेगी। तो अगर कोई हाई ग्रोथ, हाई ROE वाली कंपनी है और उसका मैनेजमेंट आपको आके कहता है कि हम अभी फ़िलहाल में 0 ग्रोथ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मार्जिन को कम कर दें जिससे हमारा ROE कम हो जाएगा और लेकिन हमारा ग्रोथ बढ़ जाएगा 10% से, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के वैल्यू को बढ़ाएगी। वो एक्स्ट्रा 10% का ROE किसी काम का नहीं था, इधर ग्रोथ तो है कम से कम। और वहीं कोई कंपनी 20-22 की है, 20% ROE की है और उससे ज़्यादा वो ग्रोथ करना चाहती है, तो बेहतर होगा कि वो अपने ROE को बढ़ा ले थोड़ा सा और ग्रोथ को लिमिट करे, या फिर लोन लेने के लिए तैयार रहे। मगर अगर यही, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यही उस कंपनी के साथ हो जिसका ROE कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी कम है, यानी जो डेप्थ का कॉस्ट है उससे भी कम है, और वो चाहे कि मैं अब मेरे ROE से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता हूँ, जो आमतौर पे इंडिया में होगा 15-16%, उससे ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता हूँ और मेरा ROE उतना ही है 15-16-12%, तो अब वो वेल्थ डिस्ट्रक्टर होगी, वो आपके पैसे को खा जाएगी। उस कंपनी से सावधान। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो अब आप जब भी कोई कंपनी देखेंगे तो उसमें आप ग्रोथ ही देखेंगे ज़रूर, मगर ये देखेंगे कि उसके पीछे उसका सपोर्ट तो है कि नहीं। ROE का अगर ठीक ठाक सपोर्ट है, अच्छे से सपोर्ट है, तो वो जो हमारा ग्रोथ से हम पी निकाल रहे थे वो सही है, अभी भी सही है। मगर अगर नहीं है तो वो आपको छोड़ देना चाहिए। बस ऐसा देखेंगे आप ROE के साथ। हम कैसे निकाल रहे थे ग्रोथ से पी को, ग्रोथ वाला एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। मगर हम कह रहे थे कि एक 10% ग्रोथ करती है कंपनी तो उसको हम 10 का पी दे सकते हैं। वैसे ही देखेंगे इधर भी, ग्रोथ को प्राथमिकता देंगे पी को नापते वक्त, मगर ग्रोथ को फिर क्रॉस चेक करेंगे ROE से कि 10% का ग्रोथ तो कर सकती है कंपनी, कि उसके लिए भी वो नुकसान में चले जाएगी, कैपिटल डिस्ट्रॉय करने लगेगी। ROE ही उसका उससे कम हो जाएगा जितना उसको डेप्थ लेना है, ये देखेंगे। बस फिर आपको और अंदाज़ा हो जाएगा पी, ग्रोथ और ROE का। नमस्कार।